हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपेक्स विजन एंड वॉइस। मैं हूं तरनदीप कौर और मैं इस यूट्यूब क्लास पर आपको पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस में संविधान के टॉपिक को उठाते हैं। भारत के संविधान को हम इस यूट्यूब क्लास पर इस तरह से पढ़ेंगे कि इसके जो आपको फैक्ट्स हैं वो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। ये एक किताब नहीं, आपके लिए एक जीवित सोच बन जाए। संविधान संविधान को जहां हम आसान शब्दों में समझे तो क्या है यह? संविधान है सम प्लस विधान। इसका हमने संधि विच्छेद किया, सम प्लस विधान, समान विधि या कानून। ऐसे नियम या कानून जो एक देश के नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। किसी भी देश में अगर मान लो कि नियम ना हो, कानून ना हो तो क्या होगा? 2 मिनट के लिए सोच कर देखिए क्या होगा। वहां पर जो ताकतवर लोग हैं वो कमजोर लोगों पर अन्याय करेंगे, देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होंगे, वो अपनी कंप्लेंट्स कहाँ लेकर जाएंगे? कुछ भी नहीं हो पाएगा, पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए किसी भी देश में व्यवस्था स्थापित करने के लिए, वहाँ उस देश को बनाए रखने के लिए कुछ नियम और कुछ कानून बनाए जाते हैं। इन नियमों और कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान। ये लिखित रूप में भी हो सकते हैं और अलिखित रूप में भी। लिखित या अलिखित नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान। अब आप सोचिए कि हम एक चाहे छोटी सी एक संस्था भी चलाते हैं, उस छोटी सी संस्था को चलाने के लिए भी कुछ न कुछ नियम बने होते हैं। जो भी उस संस्था की जो आवश्यकताएं होंगी, उन आवश्यकताओं के आधार पर हम कुछ नियम बनाते हैं। और उसी तरह जो हर एक देश है वो अपने संविधान को बनाने के लिए, अपने देश के को विकसित करने के लिए जो उस देश के जो भी आवश्यकताएं होंगी, उन आवश्यकताओं को आधार बनाकर हम संविधान बनाते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये सोचिए, क्या हमारा देश में जो संविधान है क्या वो एक दिन में तैयार हो गया? जो हमारा देश उस समय जो ब्रिटेन था, उस समय ब्रिटेन के अंडर में या ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों पर राज कर रहा था। क्या हमें एक दिन में ये बोले कि हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं और जाओ ये आपका संविधान है और आप इस तरह से अपने देश को चलाओ? नहीं। संविधान को बनाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका संघर्ष है कि आज हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक संविधान सभा मिली हमें 1946 में, जिसके आधार पर हमने अपने देश का संविधान तैयार किया। तो इसलिए सबसे पहले हम संविधान के अन्य जो भी हमारे संविधान में हमें मिला है, अधिकार है, कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है या राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनके बारे में पढ़ने से पहले हम इसका इतिहास पढ़ेंगे कि हमें संविधान सभा किस तरह से मिली। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या संविधान सभा हमें एक दिन में मिली या इसके पीछे कई वर्षों का संघर्ष था। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान सभा कहाँ से कहाँ तक लोगों को संघर्ष करना पड़ा कि आज हमारे पास इतना सुंदर संविधान तैयार हो। संविधान सभा ब्रिटेन जो उस समय बहुत से देशों पर राज कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया? ब्रिटेन ने कई देशों जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को कुछ ना कुछ उन देश के नागरिकों को संवैधानिक अधिकार देने शुरू हो गए। मतलब कि उन्होंने अपना उपनिवेश उनके ऊपर छोड़ा नहीं, उनका राज तो उसी पर था, लेकिन किसी हद तक उन्होंने उन्हें संवैधानिक अधिकार या संविधान में कुछ ना कुछ उन्हें अपना योगदान देने की रियायतें शुरू कर दी। तो उनको देखकर हमारे देश के नागरिकों में भी और जो नेता थे उनमें ये एक भावना आई कि हमें भी कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाए, हमें संवैधानिक अधिकार दिए जाए। उसके लिए हम सबसे पहले 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक
बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग रखी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के अंडर रहकर जो एक स्वराज की मांग रखी, ये हम सिर्फ नाम तिलक का पढ़ते हैं, लेकिन इसमें और भी कई सदस्य हैं, दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लेकिन मुख्य नाम हम यहाँ पर तिलक का पढ़ते हैं कि उन्होंने स्वराज की मांग रखी। स्वराज की मांग में उन्होंने क्या रखा कि हमें कुछ थोड़े बहुत असंवैधानिक अधिकार दिया जाए, हमें थोड़ा बहुत शासन में हमारा योगदान हो। 1895 में देखिए, जब भी हम 1895 से लेकर 1946 जहाँ पर कैबिनेट मिशन आया, वहाँ तक का इतिहास हमें संविधान को पढ़ने से पहले हम यहाँ तक का हमें इतिहास पता होना चाहिए। और ये संविधान क्या होता है कि जब हम बहुत बार पढ़ते हैं तो टीचर्स हमें क्या बोलते हैं कि ये भी छोटे से फैक्ट्स हैं, 10-15 आप इनको याद रख लो, लेकिन वो ईयर्स के साथ उनको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, आपको एक कहानी की तरह मैं बताऊंगी कि ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। साल भर साल जब आप इन कहानियों को आपस में रिलेट करेंगे तो आपके दिमाग में से बाहर नहीं निकलेंगी। सबसे पहले आपको एक फैक्ट याद करना है। देखो, ये इतिहास कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, 1895 से 1946 तक का इतिहास है। इसको आपको ये याद रखना, 1895 से 1946 फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट क्या 1895 और लास्ट में क्या 1946। 1895 में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि स्वराज की मांग रखी थी। इसका इंग्लिश में हम नाम याद रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद हम सभी को पता है कि 1905 में क्या हुआ था। 1905, 1895 के जस्ट बाद आपको याद रखना है 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन। अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, फूट डालो और राज करो। यहाँ पर इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल विभाजन में लोगों में असंतोष आ गया, असंतोष फैल गया। इससे 1905 में बंगाल विभाजन होता है। कांग्रेस जो है वो भी दो भागों में बंट जाती है, गरम दल और नरम दल। उसी समय 1906 में 1895 के बाद आपको क्या याद रखना है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 में। 1905 में जैसे ही बंगाल विभाजन होता है, सभी ये समझ जाते हैं कि जो अंग्रेजों के जो भी सुधार वो कर रहे हैं वो हमारे हित में नहीं है, उनके खुद के स्वार्थ में है, ताकि वो अपनी ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर बनाए रखें। फिर आता है 1906 में। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और ये अधिवेशन होता है कलकत्ता में। 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये फिर से स्वराज की मांग रखते हैं। जो कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं वो सभी मिलकर क्या करते हैं, स्वराज की मांग रखते हैं। अब आप सोचिए कि उन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी, तो क्या ये मानेंगे उस चीज़ को, ब्रिटेन जो हमारे ऊपर जो ब्रिटेन का शासन है वो इस चीज़ को मानेंगे, वो इसको कभी नहीं मानेंगे। उन्होंने हर बार यही करते थे कि जब भी कोई आंदोलन होता तो उसको किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश करते, चाहे प्यार से चाहे डांट कर। जैसे कि हम एक बच्चे को समझाते हैं, अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, जैसे कभी डांटा, कभी मारा, कभी प्यार से समझाया। तो उसी तरह जो कांग्रेस थी वो जो ब्रिटेन थे, जो इंग्लैंड वाले थे, वो भी यही करते थे कि कांग्रेस का जैसे अब इन्होंने 1895 में स्वराज की मांग रखी, किसी ने नहीं सुना। फिर 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। इसी के विरोध में कांग्रेस ने अभी क्या बोला कि नहीं, हमें तो स्वराज चाहिए, हमारे लिए एक संविधान होगा जो हम अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, ये स्वराज की मांग रखते हैं। इसके जवाब में 1906 में ये स्वराज की मांग रखते हैं, तो और इनकी मांगें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इनकी मांग जैसे ही बढ़नी शुरू होती है तो 1909 में क्या करेंगे ये अंग्रेज, 1909। अब ये देखिए कहानी चलती जाएगी। 1895 हमने याद किया, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जहां पर ये स्वराज की मांग फिर से कर रहे हैं। और 1906 के जवाब में 1909 में ये करेंगे मार्ले मिंटो
मार्ले मिंटो समिट। मार्ले जिसके अध्यक्षों थे लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो, जिन दोनों के नाम पर रखा था मार्ले मिंटो समिट। यहाँ पर ये क्या करते हैं, देते हैं पृथक निर्वाचन। एक सेकेंड, इसे हम कहेंगे मार्ले मिंटो समिट या सुधार अधिनियम। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो ये कांग्रेस की मांग है 1906 में, जो कांग्रेस मांग कर रही है स्वराज की मांग की, हमें संविधान में या हमारी कांग्रेस में या हमारे शासन में हमारी भागीदारी की जाए, तो उस मांग को सबसे पहले इसका लक्ष्य था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का, कि जो कांग्रेस की मांग है उसको एक शांत कर दिया जाए। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पृथक निर्वाचन देते हैं, और दूसरी है विधान परिषदों का विस्तार। अब हम ये सोचें कि ये पृथक निर्वाचन क्या है। ये पृथक निर्वाचन है हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग निर्वाचन देना। यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ तो बंगाल विभाजन में तो जो किया था वो तो किया ही था, लेकिन इसमें इन्होंने जब संविधान में इन्होंने बोला कि हमें शासन में भागीदारी चाहिए, तो इन्होंने क्या बोला कि हिंदू और मुसलमानों दोनों को पृथक पृथक निर्वाचन दिया जाए। पृथक यहाँ से फिर इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति चलाई। दूसरा था विधान परिषदों का विस्तार। इन्होंने केंद्र और दूसरी बनाई थी इन्होंने राज्य परिषद, उनको इन्होंने अलग अलग इनका विस्तार बढ़ा दिया था। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें पृथक निर्वाचन। इसको याद रखना है कि सबसे पहले इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का जो बीज बोया था वो यहीं से बोया था पृथक निर्वाचन, इसी आधार पर आगे जाकर भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। मुसलमानों में एक, अभी यहाँ तो नहीं 1909 में नहीं, आगे जाकर फिर आगे इसके 10 साल बाद 1919 में फिर ये यही काम करेंगे, जहाँ पर इनमें एक भावना क्रिएट हो जाती है मुसलमानों की, नहीं कि हम अलग हैं, हमें एक अलग से निर्वाचन दिया जाए। इसे हम आपको यहाँ से ये बात मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ था उसमें जो इन्होंने पृथक निर्वाचन दिया था, वहीं पर इनमें एक भावना क्रिएट हो गई थी कि हमें अलग से निर्वाचन दिया जाए, जबकि यहाँ पर इनकी मांग नहीं थी ऐसी किसी भी प्रकार की। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया 1909 में, यहाँ तक हमें याद हुआ। पहले 1895, उसके बाद 1905 का बंगाल विभाजन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग, फिर स्वराज की मांग के परिणाम स्वरूप क्या होता है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जहाँ पर ये पृथक निर्वाचन करते हैं। पृथक निर्वाचन से क्या होता है कि लोगों में और ज़्यादा असंतोष फैल जाता है, और क्या होता है कि उनकी जो स्वराज की जो मांग है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इससे 1916 में लखनऊ पैक्ट। अब आप यहाँ देखें कि 1909 में उन्होंने क्या किया कि एक पृथक्करण का बीज बो दिया, लेकिन वो अभी प्रस्फुटित नहीं हुआ है। इसका हमें यहाँ पर पता चलता है, जैसे कि यहाँ पर क्या करते हैं कि हिंदू और मुसलमान इस लखनऊ पैक्ट में या लखनऊ अधिवेशन में हिंदू और मुसलमान संयुक्त रूप से क्या करते हैं, स्वशासन की मांग रखते हैं। यहाँ पर 1916 में जो 1909 के बीच है वो यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है। 1916 में लखनऊ पैक्ट, हिंदू मुसलमान में स्वशासन की एक साथ, जैसे कि इसमें हम ये भी पढ़ सकते हैं कि कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पर आए। इसी के साथ जैसे 1914 से 1918 था, प्रथम विश्व युद्ध था, और ये एक इनकी चाल थी कांग्रेस की कि अंग्रेजों पर दबाव बनाया जाए। 1916 में ही एक हमें 1916 का लखनऊ अधिवेशन तो हमें याद रखना ही है, उसके साथ ही 1916 में होम रूल आंदोलन
होम रूल आंदोलन, होम रूल स्वशासन ही है। 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया तिलक प्लस एनी बेसेंट के द्वारा, इनके द्वारा होम रूल आंदोलन भी 1916 में चलाया। ये भी क्या कर रहे थे? अपनी तरफ से स्वशासन की मांग कर रहे थे, स्वशासन की मांग। अब तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो और आपको ये याद हो जाए। सबसे पहले हमारा पहला क्या था? 1895। 1895 में स्वराज की मांग किसने की? तिलक ने। फिर उसके बाद क्या आता है? बंगाल का विभाजन 1905। उसके बाद 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने, और उन्होंने क्या मांग की? स्वशासन की मांग की। लेकिन उस स्वशासन की मांग को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उसके परिणाम स्वरूप कुछ तो करेंगे वो। 1909 में मार्लिया-मिंटो सुधार अधिनियम। मार्लिया-मिंटो सुधार अधिनियम में खास क्या था? पृथक निर्वाचन, जिसे कि हमें याद रखना है। वहां पर इन्होंने हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ने के लिए एक बीज बोया। 1909 के बाद 1916 लखनऊ पैक्ट, इन्होंने क्या किया? अब तक वो जो बीज है, जो उन्होंने फूट डालो राज करो का जो बीज डाला, वो अभी तक प्रस्फुटित नहीं हुआ है। इसीलिए क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पर क्या करते हैं? स्वशासन की मांग करते हैं। और इसी 1916 में होम रूल आंदोलन होता है। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है? तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। और होम रूल से तात्पर्य क्या है? स्वशासन की मांग। यहाँ पर हमें ये याद रखना कि ये लगातार अभी तक स्वशासन की मांग कर रहे हैं। संविधान सभा की मांग अभी तक औपचारिक रूप से नहीं की गई है। जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि 1909 में उन्होंने मार्लिया-मिंटो सुधार अधिनियम किया। उसके परिणाम स्वरूप 1906 में कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में स्वशासन की मांग की। उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने क्या किया? 1909 में मार्लिया-मिंटो सुधार अधिनियम लेके आई। फिर 1916 में जो हमने अभी पढ़ा कि लखनऊ पैक्ट या लखनऊ अधिवेशन में फिर से स्वशासन की मांग हो रही है, तो 1916 से इसके परिणाम स्वरूप 1919 में लेके आएंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम दो बार आएगा, 1919 का और 1935 का। लेकिन इसको 1919 का भारत शासन अधिनियम भी बोला जाता है, प्लस इसके साथ इसका नाम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी है। हम अब जैसे 1906 का 1909 में इम्पैक्ट, 1916 में स्वशासन की मांग की है लखनऊ पैक्ट में, तो इसका आएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको बनाने वाले कौन थे? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, इसलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1906 से 1919 में इन्होंने क्या किया? पृथक निर्वाचन देकर फूट डालो और राज करो की नीति शुरू की। 1916 में ये फिर से वही करेंगे, क्योंकि वो बीज अभी प्रस्फुटित नहीं हुआ। जैसे कि हम कोई बीज बोते हैं और वो नहीं उगता तो हम उसमें थोड़ी सी और खाद डालते हैं ना, ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उसी में खाद का काम करेगा 1919 वाले में। ये आप ध्यान रखना। ये इसी तरह से अगर कहानी को हम बना के चलेंगे तो हमारे माइंड में ईयर्स भी याद रहेंगे और हमें ये पूरा 1895 से 1946 तक की पूरी कहानी भी याद रहेगी। इसमें ये क्या करते हैं? सबसे पहले उन्होंने उसमें एक आपको पृथक निर्वाचन याद करना और दूसरा विधान परिषदों का विस्तार। इसमें क्या सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि द्वैध शासन ये तो है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रहेगा कि भारत शासन अधिनियम क्यों किया गया, इसको जो इन्होंने यहाँ पर फिर से मांग रखी है, ये आपको हमेशा कभी भी ये हमारे ऑप्शंस में आ सकती है ये चीजें कि क्यों किया गया। एक तो स्वशासन की मांग को सीमित करने के लिए या दबाने के लिए। दूसरी इन्होंने एक चीज थोड़ी और, जो कि इन्होंने क्या किया? सीमित अधिकार दिए, कुछ मंत्रियों को सीमित अधिकार दिए, सीमित अधिकार कह दो या सीमित मताधिकार दिए, कुछ नेताओं को मताधिकार इन्होंने दिया। द्वैध शासन। और तीसरी चीज वहीं से जो इन्होंने खाद डाली है वो है पृथक निर्वाचन। इससे अब फिर से क्या होगा? ये 1919 में होता है
और इसके परिणाम स्वरूप अब क्या होगा, 1920 में क्या हुआ था, आप रिमाइंड करिए, जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी उन्हें याद होगा 1920 में असहयोग आंदोलन। इसमें क्या होगा, अभी 1920 में असहयोग आंदोलन, गांधी जी चलाते हैं इसे, असहयोग। देखिए कुछ बातें हो सकता है कि जैसे ही 1920 का असहयोग आंदोलन है, मैं आपको नाम भी बताऊं चलेगा, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बन पाएगी। ये बातें जो सारी हैं एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अब यहाँ पे फिर से पृथक निर्वाचन है, द्वैध शासन इन्होंने लागू कर दिया, जैसे केंद्र और प्रांत में अलग अलग, और सीमित मताधिकार थे। इनसे फिर से क्या होगा, लोगों में असंतोष फैलेगा, असंतोष होगा, और स्वराज की या स्वशासन की जो मांग है और तेज हो जाएगी। स्वशासन, असंतोष फैला, स्वराज और जो स्वशासन की मांग है वो कांग्रेस के द्वारा और तेज कर दी जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में क्या शुरू हो जाता है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद कुछ हत्याकांड होते हैं, कुछ केसेस वगैरह होते हैं। तो ये जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है ये 1921 में लागू होता है, 1921 में लागू होता है, लेकिन जो इसके जो नियम है ये लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन लोगों में असंतोष और से और बढ़ता जाता है। 1921 के बाद आता है साइमन कमीशन, जिसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। वो क्यों आता है साइमन कमीशन? साइमन कमीशन आता है ये 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। अब आप खुद सोचिए कि मेरे घर में अगर मान लो किसी ने कोई गलती कर दी है, बाहर जाकर किसी को मार दिया, पीट दिया या कुछ भी कर दिया, और मैं मेरे घर के लोगों को ही बोलूं कि जाके आप समीक्षा करके आइए कि उसने मारा या नहीं मारा, लेकिन जो मेरे घर के जो लोग हैं वो मेरे घर के जिस मेंबर ने भी वो काम किया वो उसी का साथ देंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं भाई उसकी गलती थी, नहीं कहेंगे वो। इसीलिए जो भारतवासी थे इन्होंने साइमन, जैसे 1927 में साइमन कमीशन आया भारत में, तो इन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसकी वजह क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। अगर बीच में भारतीय नहीं होगा तो साइमन जो कमीशन है वो कैसे उसकी अच्छे से समीक्षा कर पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1921 के जस्ट बाद आ जाता है 1927। ये पूरे 7 सालों तक, 6 या 7 सालों तक ये नियम रहते हैं, लेकिन इससे भारतीयों में सब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ असंतोष ही फैला। और इसकी समीक्षा करने के लिए जब अंग्रेज परेशान हो गए कि यहाँ भारतीयों को शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1927 में स से 27, स से साइमन, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये आपको याद रहेगा, स से 27, स से साइमन। 1927 में क्या आता है, साइमन कमीशन भारत में आता है। अब आगे हम पढ़ते हैं साइमन कमीशन के बारे में। अब हम देखते हैं 1927 का साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों आया? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि क्या आया था, क्यों आया था। 1919 के जो अधिनियम है उसकी समीक्षा के लिए, कि उसमें क्या खामियां हैं, क्यों भारतीय इसे स्वीकार नहीं करे, क्यों भारतीयों में असंतोष फैल रहा है, ये उसके लिए आया था। और इसके अध्यक्ष थे, जैसे कि नाम है साइमन, तो सर जॉन साइमन। और इसे याद कैसे करना, ये कब आया, स से साइमन, स से 27, 1927 में साइमन कमीशन आता है। और जैसे कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं। जब भारतीय ही नहीं था तो इसकी समीक्षा होगी कैसे? जिन पर अत्याचार हुआ या जिनको ये अधिनियम पसंद ही नहीं आए, जब वो ही नहीं बता पाएंगे तो वो कैसे इसकी रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। 1927 में ये आए थे, 1927 में वैसे इसकी नियुक्ति हुई थी, और 1928 में आगमन। 1927 ही वैसे याद रखना है अपने को। 1927 में सर जॉन साइमन की नियुक्ति हुई है और 1928 में इसका आगमन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो जाते हैं।
और ये उसको समीक्षा करने देते हैं। हालांकि वैसे भी ये समीक्षा करते हैं जिसकी रिपोर्ट 1930 में आती है। ये हमें बातें अलग से याद रखनी है। नियुक्ति होती है 1927 में, आगमन होता है 1928 में, और इसी अपनी रिपोर्ट का पेश करता है 1930 को, जिससे कि जो कांग्रेस है इसकी रिपोर्ट को अस्वीकार कर देती है, अस्वीकार कर देती है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये तो एक पूरा एक फैक्ट्स है कि हमें याद है 1927 में आगमन नियुक्ति है, 1928 में आगमन है और 1930 में रिपोर्ट आती है जिसे कि कांग्रेस अस्वीकार कर देती है। अब यहाँ भी क्या होता है कि जैसे ही ये साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं उस टाइम भारत सचिव होता है बर्कनहेड। भारत सचिव है बर्कनहेड। वो भारतीयों को एक चुनौती देते हैं कि भारत, उनका एक स्टेटमेंट आता है कि भारतीय इतने बटे हुए हैं कि ये एक साथ बैठकर अपना संविधान नहीं तैयार कर सकते। इन्होंने जब ये स्टेटमेंट देते हैं, ये इनकी चुनौती होती है। कभी भी हम याद करते हैं 1927 के साथ ही बर्कनहेड की चुनौती याद करनी है। 1928 में इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसको हम फिर से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है, 1928 में इसका आगमन होता है और इसमें एक भी भारतीय नहीं होने की वजह से साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं कि जब इसमें एक भी भारतीय नहीं है तो वो इसकी समीक्षा कैसे करेंगे। इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। जब भारतीय इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो उस समय भारत सचिव जो बर्कनहेड है, जैसे कि होता है ना कि बौखलाकर एक जवाब देना कि भारतीय इतने बटे हुए हैं कि एक साथ बैठकर ये अपना संविधान भी तैयार नहीं कर सकते, तो ये साइमन गो बैक के नारे ही क्यों लगा रहे हैं। तो इस चुनौती को, जो बर्कनहेड की चुनौती को है, वो नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, और उनका जो एक जो उस टाइम उसमें जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू जी और उनकी एक जो टीम है पूरी, या कांग्रेस के जो सदस्य हैं, वो मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, नेहरू रिपोर्ट। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले मूल अधिकारों की बात की गई थी। मूल अधिकार, इस नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सारी मांगे रखी, जिसमें था एक तो मूल अधिकार था, संसदीय शासन की इन्होंने मांग की, जो कि आज अब हमारे देश में नेहरू, जो हमारे देश का जो आज संविधान है वो बहुत सारा नेहरू रिपोर्ट से या भारत शासन 1935 से भी प्रभावित है, लेकिन जो सबसे पहले हमारे देश में अधिकारों की बात की गई थी तो वो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। ठीक है, इसमें मूल अधिकार, संसदीय शासन, और यहाँ पर हम एक मुख्य बात याद करेंगे, जैसे कि उन्होंने 1909 में पृथक निर्वाचन, 1919 में फिर पृथक निर्वाचन को डाला गया, तो नेहरू रिपोर्ट ने यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा किया है। क्या कि वहाँ पर पृथक निर्वाचन, यहाँ पर इन्होंने संयुक्त निर्वाचन कर दिया। यहाँ पर संयुक्त निर्वाचन की मांग, हालांकि इसमें नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारे हैं, ये 14 सूत्री मांग थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान अलग हो जाते हैं। वो कैसे, यहाँ पर संयुक्त निर्वाचन की मांग रखी, लेकिन मुसलमान ये चाहते थे, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो ये चाहते थे कि उन्हें अलग से निर्वाचन दिया जाए, जैसे कि उन्होंने बार बार सुनते रहे 1909 में, 1919 में, लेकिन जब यहाँ पर आकर नेहरू रिपोर्ट में यहाँ पर संयुक्त निर्वाचन की मांग रखी तो मुस्लिम लीग यहाँ पर अलग हो जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1927 में जो साइमन गो बैक के नारे लगे उसके परिणाम स्वरूप क्या पता, बर्कनहेड की चुनौती, और बर्कनहेड की चुनौती के परिणाम स्वरूप आती है 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1928 में आती है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट। लेकिन इसमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग इसको अस्वीकार कर देती है, इसको मानती नहीं है, तो ये नेहरू रिपोर्ट क्या हो जाती है, असफल। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई और नेहरू रिपोर्ट क्या हो जाती है, असफल। और इसके असफल होने का क्या कारण होता है, मुस्लिम लीग का इससे पृथक हो जाना, क्योंकि इसमें संयुक्त निर्वाचन की मांग रख दी जाती है और बहुत सारी ऐसी मांगे होती हैं जो मुस्लिम लीग इसको पसंद नहीं करती है। फिर होता है, ये जब रिपोर्ट असफल हो जाती है तो 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में अब क्या है, स्वशासन की मांग हटा दी जाती है।
यहाँ संविधान सभा की मांग हटाकर ये क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज। पहले तो ये क्या चाहते थे, अधिराज्य, मतलब कि ब्रिटेन के अंडर में ये राज्य चाहते थे, लेकिन अब इन्होंने वो बात छोड़कर पूर्ण स्वराज की मांग रख देते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है कब, 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। और इसी पूर्ण स्वराज की मांग के अंदर ही ये 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम अपना देश का संविधान खुद बनाएंगे। इसी वजह से आज 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन ये 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर चुके थे। 26 जनवरी 1930 को ये स्वतंत्रता दिवस मनाकर हमारे कांग्रेसवासी क्या करते हैं कि जो शपथ लेते हैं कि ब्रिटिश शासन को नहीं मानते, हम ब्रिटिश शासन के किसी भी नियम या कानून को अब नहीं मानते, ये यहाँ पर शपथ लेते हैं। और इसी को लागू करने के लिए और ये ब्रिटिश शासन को दिखाने के लिए कि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं 26 जनवरी 1930 को और हम ब्रिटिश शासन को नहीं मानते, यहीं पर ये मनाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यह चल पड़ता है। अब हमारी कहानी हम फिर से रिपीट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1840-90 से हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, 1930 तक। 1895 से 1930 तक। 1895 में क्या होता है, स्वराज की मांग किसके द्वारा रखी जाती है, तिलक के द्वारा। फिर आता है 1905 में बंगाल का विभाजन, बंगाल के विभाजन से असंतोष, और उस असंतोष से क्या होता है कि 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वहां पर स्वराज की मांग रखी जाती है 1906। अब हमने ये भी चीजें अपने को रिलेट करनी है कि जैसे कि 1906 में इन्होंने मांग रखी, 1909 में क्या आएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसमें ये क्या करते हैं, पृथक निर्वाचन। ठीक है, 1909 के बाद 1906 के परिणाम स्वरूप 1909 और 1906 से ही आपको याद क्या रखना है, 1916 के परिणाम स्वरूप 1919। अब आपको ये ईयर्स याद होने शुरू हो जाएंगे। 1919 का जो ये अधिनियम है कब लागू हो जाता है, 1920 में। 1919 का ये जो अधिनियम है ये लागू होता है 1920-21 में लागू होता है, लेकिन इसके 7 साल बाद क्या आएगा, 1927 में 27 से साइमन कमीशन, उसके विरोध में कौन से नारे लगेंगे, साइमन गो बैक से क्या आएगा, बर्कनहेड की चुनौती से क्या आएगी, नेहरू रिपोर्ट में क्या होगा, संयुक्त निर्वाचन की मांग होगी। संयुक्त निर्वाचन की मांग से मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अलग हो जाएंगे और नेहरू रिपोर्ट क्या हो जाएगी, असफल। ठीक है, बर्कनहेड की चुनौती से नेहरू रिपोर्ट हो जाती है असफल। और उसके बाद ये अपनी मांग जो है स्वशासन की मांग को छोड़ेंगे और उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1929, जिसमें ये पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग को मजबूत करने के लिए और ब्रिटिश शासन को ये दिखाने के लिए कि हम ब्रिटिश शासन आज से नहीं अपनाएंगे, तो ये 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 1930 में ही इसके परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। इसके आगे हम करेंगे 1930 से लेकर 1946 तक कैबिनेट मिशन हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक आप ये इतना याद करना कि 1895 से लेकर 1930 तक हमारी कौन कौन सी घटनाएं हुई और कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हैं, ये अपने माइंड में आप बार बार रिपीट करते रहना। थैंक यू।